जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम पेपर। इस पूरे के पूरे पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आपको पता है कि बी और सी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो चाहे आप बी का एग्जाम देने वाले हैं या सी का एग्जाम देने वाले हैं, अगर इस एक पेपर को भी हम सोल्व करते हैं, इसको भी आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो आप कॉन्फिडेंट निकलोगे। आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि इसमें से 80 से 90% चीजें आपको वैसे की वैसे एग्जाम में दिखने वाली हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है। अगर इस वीडियो एक वीडियो को भी आप देख जाते हैं तो आप श्योर हैं कि एग्जाम की तरफ से आप निश्चिंत हो सकते हैं आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस ध्यान अपना यहीं पे रखना है, मैं पूरा समझाने की कोशिश भी करूंगा, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे दोनों में है। When is ओपन फाइल फॉर्मेशन अडॉप्टेड, यानी कि जो खुली लाइन चल की कार्रवाई होती है वो कब की जाती है। देखो, खुली लाइन चल की कार्रवाई जब की जाती है जब कोई वीआईपी आते हैं बड़ी ड्रिल में निरीक्षण के लिए, तो उस टाइम पे खुली लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। बड़ी बड़ी परेडों में जब वीआईपी से परेड का निरीक्षण कराया जाता है तो खुली लाइन की कार्रवाई की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरे ये फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दाहिने मुड़ने पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको पता है ये हमारी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। किसी को कहें दाहिने मुड़, मान लो वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, दाहिने मुड़ करेंगे तो वो ईस्ट की तरफ देखने लग जाएगा। एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। मान लो कह दें कि पीछे मुड़, तो एंगल कितने का बन गया, 180 डिग्री का बन गया। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है, आसान सी चीजें हैं। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है। वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती है, एक क्वेश्चनरी, एक एग्जीक्यूटिव। हिंदी में बोले तो एक चेतावनी वाली और एक कार्यवाही वाली कमांड होती है। वर्ड ऑफ कमांड 2 टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ड्रिल होती है। ड्रिल कितने प्रकार की होती है। ड्रिल भी 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये जो हम पेपर कर रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए है तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, ईमेल आईडी दे दूंगा, फेसबुक की आईडी दे दूंगा। आप कहीं पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये आपकी हेल्प करने के लिए ही है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो सलामी शस्त्र होता है वो किस रैंक के ऑफिसर को दिया जाता है। तो अगर हमको सलामी शस्त्र किसी को देना है तो वो या तो मेजर रैंक का होना चाहिए या फिर रैंक उसकी मेजर से ऊपर होनी चाहिए। मेजर से नीचे रैंक के पर्सन को सलामी शस्त्र नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज चाल में सबसे पहले कौन सा पैर आगे निकलते हैं। तो पहले लेफ्ट पैर यानी कि बायां पैर आगे निकाला जाता है तेज चाल में, यानी कि क्विक मार्च के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है हमको ड्रिल की बुरी आदतें क्या होती है। ड्रिल की बुरी आदतें आपको पता होगा, आप एनसीसी कर रहे हैं, कि भाई इधर उधर नहीं देखना, आंखें नहीं घुमानी, पांव को घसीट के नहीं चलना, फुदकना या कूदना नहीं है, एड़ियों को टकराना नहीं है और बूट में उंगलियों की हरकत नहीं करनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें गलत हरकतें होती हैं ड्रिल के टाइम पे, तो ये नहीं करनी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फिल इन दी ब्लैंक आ गए यहाँ पे, तो ये ध्यान रखो भाई। पहला है कि वेट ऑफ द लोडेड 7.62 mm SLR, कि 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है। SLR की फुल फॉर्म सेल्फ लोडिंग राइफल होती है। 7.62 mm SLR का जो भरी हुई का वजन होता है वो कितना होता है, 5.1 किलोग्राम। ये वजन होता है लोडेड का। ठीक है, यानी कि विद गन, विद बुलेट्स के साथ में जो इसका वजन होता है उस चीज की यहां पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मजल वेलोसिटी ऑफ 7.62 mm LMG। यहां पे LMG लिखा है। LMG की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट मशीन गन। और उसकी जो मजल वेलोसिटी होती है, मजल क्या होता है, आगे का जो पार्ट होता है जहां से गोली निकलती है उसको कहते हैं। और जब गोली निकल रही होती है उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है ना, उसको मजल वेलोसिटी बोला जाता है। तो वो यहाँ पे 2700 है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है। इफेक्टिव रेंज बतानी है .22 राइफल की। .22 राइफल की इफेक्टिव रेंज होती है 25 मीटर, यानी कि कारगर रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव रेंज ऑफ 9 mm कार्बाइन मशीन की। 9 mm जो कार्बाइन मशीन होती है उसकी कारगर रेंज कितनी है, तो वो है 30 मीटर। नेक्स्ट है यहां पर कि डैश नंबर ऑफ राउंड आर फील्ड। मैगजीन जो .303 की जो राइफल होती है उसकी जो मैगजीन होती है उसके अंदर कितने राउंड आते हैं एक बार के अंदर, तो वे कितने राउंड आते हैं, 10 राउंड आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमको ठीक गलत की बात करनी है कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। यहां पे जो भी स्टेटमेंट दिए हम उसकी यहां पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, यहां पे सबसे पहला है कि LMG की हवाई जहाज पर फायर करते समय गैस रेगुलेटर 4 फीट का होता है। ये सही है, ये वाली स्टेटमेंट। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ये रिपीट मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम रेंज ऑफ .303 राइफल की 500 यार्ड होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है।
द वेट ऑफ द एम्प्टी 7 पॉइंट यानी कि 7.62 mm, SLR का खाली वजन 4.1 किलोग्राम होता है, नहीं है, ये भी गलत है। और नेक्स्ट है 7.62 जो mm होती है ना, वो सिर्फ सिंगल राउंड फायर करती है क्या, किस टाइम पे, जब हम उसकी पिन को ब्रेक कर देते हैं। देखो मैं हिंदी वालों को भी बताता हूं, ये कुछ लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है कि जब LMG की पिन टूट जाती है उस टाइम पे क्या वो सिंगल राउंड फायर करती है। तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, ये गलत है, ऊपर वाला क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 9 mm जो कार्बाइन होती है वो खुली बट के साथ में उसकी लंबाई 27 इंच होती है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छे फायरर के लिए बुनियादी असूल क्या है, जो फायरिंग कर रहा है उसके लिए एक बुनियादी असूल क्या है। पहली बात तो दुरुस्त पकड़, अच्छे से होल्ड करना उसको आना चाहिए। दुरुस्त शिस्त लेना यानी कि एम को टारगेट करना अच्छे से। और दुरुस्त टाइगर ऑपरेशन, यहाँ पे टारगेट ऑपरेशन की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं बेसिक क्वालिटी ऑफ ए गुड फायरर, अच्छे शूटर की, अच्छे फायरर की, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिस्त लेने का कायदा लिखो। शिस्त लेना हिंदी में कहा जाता है एम को, हम टारगेट कर रहे हैं किसी चीज को, उसका कायदा क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। पहले तो अपनी एक आंख बंद करो, ठीक है, फिर अपार्चर के बीच से टारगेट को देखो, पॉइंट चुनो जहां पे हमको टारगेट करना है, फोरसाइट की नोक पॉइंट पर लगाओ, यकीन करो कि साइट सीधी खड़ी है। ये सारी चीजें करनी होती हैं, उसके बाद में हमको एम करना होता है। आगे भाई नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, इसको हम कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता विघटित करने वाले कौन कौन से तत्व है, यानी कि राष्ट्रीय एकता के अगेंस्ट, राष्ट्रीय एकता क्या कि हमें एक एकता की भावना होना चाहिए, हम सब भारतीय हैं, जो कि हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है एनसीसी का। तो ये अलग, ये अपोजिट है उसके। सांप्रदायिकता क्या करती है, राष्ट्रीय एकता को होने नहीं देती। भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, जातिवाद, राजनीतिक दल और आर्थिक असमानता, विदेशी तत्व, ये सारे के सारे अपोजिट फैक्टर हैं, हिंड्रेंस है एक तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कोयला, लोहा और मैग्नीज, हीरा कहां कहां पर मिलते हैं। देखो लोहा और मैग्नीज मिलता है भिलाई में, हीरा आपको पता है पन्ना में मिलता है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, कोयला मिलता है अमलई के अंदर। तो ये जगह है नेशनल इंटीग्रेशन में ही आती हैं। आगे वाले में ना हमको कुछ ये नदी है या जगह है, इनको ना सही मिलान करना है, मतलब मैच करने हैं, ये सारे के सारे क्या करने हैं, मैच करने हैं। यहां पे तो ये क्वेश्चन है और आगे इसका आंसर दिया है। अलकनंदा आपको पता है बद्रीनाथ में है, ठीक है, अलकनंदा गंगा के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। गंगा जमुना सरस्वती का सम्मेलन कहां पे होता है, इलाहाबाद में होता है, जो उनका मिलन होता है, कॉन्फ्लुएंस, संगम जिसको हम कहते हैं। नर्मदा जबलपुर में, वहां पे वाटरफॉल है यहाँ पे। और चंबल कोटा में पड़ता है। गोमती लखनऊ के लिए। अयोध्या आपको पता है कि सरयू नदी के किनारे है। तो यह सारी की सारी नदी और उससे रिलेटेड जो प्लेस है उनको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज दी एम एंड द पर्पस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। आपको पता है कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप दो तरह के होते हैं, एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एक स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जो कि नागालैंड, दिल्ली और भी बहुत सारी जगह पर होते हैं। तो उसका एम क्या होता है, क्यों। पहली बात तो अपने राष्ट्र से प्रेम हो, क्योंकि वहां पे पूरे देश के लोग आते हैं, इकट्ठे मिलते हैं हम सारे के सारे कैडेट, तो हमको पता लगता है, एक दूसरे से बातें करनी आती हैं। जातिगत तथा क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हित को महत्व देना, यानी कि देश सर्वोपरि, ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। भाईचारे को बढ़ावा देना, व्यापक शिक्षा का प्रसार करना, ये सारे के सारे एम है, रीजन है कि उससे क्या फायदा होता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप से। सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, देशाटन को प्रस्तावित करना, प्रोत्साहित करना, उस चीज से रिलेटेड ये चीजें हैं। अब भाई यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो जीके से रिलेटेड अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार यही क्वेश्चन आते हैं, तो आप नोट करिएगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, ठीक है। सेना का सबसे बड़ा उच्च वीरता पदक कौन सा है, परमवीर चक्र। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि पहला परमवीर चक्र किसे मिला था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां पे है, अशोक चक्र जो है आपको पता है सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। भारतीय थल सेना के जनरल कौन है, इस टाइम पे जनरल कौन है भारतीय सेना के, मनोज मुकुंद नरावने, वो हमारे आर्मी चीफ हैं इस टाइम पे, ठीक है। नेवी चीफ कौन है, एयरफोर्स चीफ कौन है, सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत, ये भी आपको याद रखनी है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिल्कुल सही जवाब है।
और इस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन है? इस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो ये वाली बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लीडरशिप से आप क्या समझते हैं? लीडरशिप हिंदी में वालों के लिए नेतृत्व तो यहाँ पे लिखा आएगा। लीडरशिप वही होता है लीड करना। लीडरशिप से आप क्या समझते हैं? अच्छे लीडर की 5 विशेषताएं। देखो लीडरशिप है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। अराउंड 60 मार्क्स का आएगा और आपको कुछ नहीं करना, बस क्वालिटी याद करनी है। लीडरशिप से आप क्या समझते हैं? नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी का उद्देश्य प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करता है। उस चीज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। 5 विशेषताएं: आचरण अच्छा होना चाहिए, साहस होना चाहिए उसमें, सहनशीलता, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, टीम भावना का विकास करने वाला, अधीनस्थों को पूरी सूचना देना, निवारण करना हर चीज को, जानना, कल्याण कार्य करना, अधीनस्थों को उनकी अक्षमता के अनुसार कार्य देना। भाई जो भी उसके अंडर है उनको उनकी एबिलिटी को पहचानना कि ये क्या काम कर सकता है और उसको उसी हिसाब से काम देना। ये सारी की सारी क्या होती है भाई? लीडरशिप की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? राइट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत लिखो। पहली बात तो अपने कार्य को अच्छी तरह से जानना और समझना होगा, अपनी कमियों में और ज्ञान में सुधार करना होगा, आदर्श प्रस्तुत करना। लीडर वही होता है जो एग्जाम्पल सेट करे, ना कि डरा धमका के काम करवाए। एग्जाम्पल सेट करना, सही व सामाजिक निर्माण करना, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये लीडरशिप से ही रिलेटेड है। आपको सेम सी चीज लिख के आनी है सारे के सारे एग्जाम में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें भाई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांडर एंड लीडर। कमांडर और लीडर के बीच में क्या अंतर होता है? देखो, कमांडर जान का जोखिम उठाता है, लीडर नहीं उठाता। ये बात ध्यान रखनी है। कमांडर 24 घंटे काम करता है, लीडर नहीं करता। कमांडर किसी भी परिस्थिति में काम करता है, लीडर नहीं करता। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। अच्छे कमांडर की खूबियां क्या क्या होती हैं? धैर्य, सच्चाई, काम लेने का ढंग, सहन शक्ति और आपसी प्यार। ये सारी की सारी क्वालिटी होती हैं किसकी? एक अच्छे कमांडर की ये क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या मतलब होता है? ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो हाइजीन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? पर्सनल हाइजीन से आप क्या समझते हैं? हाइजीन शब्द का प्रयोग बीमारियों से बचने का एक बड़ा उपाय है। पर्सनल हाइजीन का मतलब है खुद की साफ सफाई का ध्यान देना और जवान की सेहत के साथ उसका ताल्लुक होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैंप में सफाई हेतु आप क्या क्या बंदोबस्त करोगे? तो कैंप में सफाई हेतु आप क्या क्या बंदोबस्त करोगे? आप कैंप के पूरे इलाके की सफाई करोगे, रसोई घर की साफ सफाई करोगे, जो भी जानवर है उसको अंदर नहीं आने दोगे, गंदा पानी एकत्रित नहीं होने दोगे, हर सप्ताह डीटीटी का छिड़काव करोगे, बचे हुए खाने को गड्ढे में दबा दोगे, नहाने की जगह को साफ रखोगे, शौचालयों की नियमित सफाई रखना। ये सारी की सारी चीजें आप करेंगे अपने कैंप को साफ रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। भूकंप पीड़ितों को राहत देने के जाते समय कैडेट क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं? घायलों को निकालना व अस्पताल पहुंचाना, लोगों के सामान की देखभाल करना व सूची बनाना, प्रदूषण की रोकथाम करना, दवाइयों को साथ ले जाने की व्यवस्था करना और कपड़ों, खाने के सामान व दवाइयां तैयार करके साथ ले जाना। ये एनसीसी कैडेट हेल्प कर सकते हैं भूकंप पीड़ितों की सहायता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी परिस्थितियों में एनसीसी कैडेट सहयोग कर सकते हैं? तो एनसीसी कैडेट तो हर जगह तैयार रहते हैं। युद्ध काल के टाइम पे बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, कहीं आग लग गई है या चक्रवात आ गया है, सारी जगह पे एनसीसी कैडेट क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एनसीसी के कैडेट युद्ध के समय सिविल प्रशासन की किस तरह से मदद कर सकते हैं? देखो, रक्तदान करके, अगर किसी को खून की कमी पड़ रही है तो, घायलों को अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड देके, अफवाहों को फैलने से रोक के और भाईचारे की भावना को पैदा करके, इस तरीके से वॉर के टाइम पे एनसीसी कैडेट लोगों की या अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की हम हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। आग बुझाने की जो जानकारी होती है ना, उसको थोड़ा सा विस्तार से लिखना है भाई। तो क्या क्या आग बुझाने की जानकारी है? पहली बात तो फायर हुक होना चाहिए, फायर वीटर, कुल्हाड़ा, गेती, बेलचा, पानी और रेत, फायर कुर्ती कटर, फोम, सोडा, सीटीटीसी। क्या करेंगे इनका? भाई बेलचा है, मिट्टी खोदनी पड़ जाए किसी चीज के ऊपर, रेत डालनी है, पानी डालना है, उस चीज के लिए हम हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में क्या मदद करोगे? तो लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा सकते हैं हम, पीड़ितों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा सकते हैं, इस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। और क्या हेल्प कर सकते हैं? उनके सामान की रक्षा कर सकते हैं, नावों का इंतजाम करने में मदद कर सकते हैं ताकि उनको बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वार्डन सेवा का मुख्य कार्य क्या है? ये वार्डन सेवा जो होती है
इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वार्डन सेवा जनता व अधिकारियों के बीच एक कड़ी का काम करती है। इसका कार्य हवाई हमले के पूर्व तैयारी, हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट करवाना तथा अधिकारियों के आने तक स्थिति को नियंत्रित करना। ये काम होते हैं भाई किस चीज के? वार्डन सर्विस के। अब आगे वाले में क्या करना है हमको? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमको सही गलत बताना है। तो बताते हैं भाई, देखो सही गलत देखते हैं इनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ के पौधारोपण की जवाबदारी केवल वन विभाग की होती है। नहीं भाई, हमको भी पेड़ उगाने चाहिए, ये गलत है स्टेटमेंट। जस्ता रहित पेट्रोल इस्तेमाल करने से वायु प्रदूषण रुकता है? नहीं, पेट्रोल इस्तेमाल करने से तो वायु प्रदूषण होएगा ही होएगा। जितने ज्यादा पौधे होंगे पानी उतना ही जल्दी बरसता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमको पता है कि बारिश होगी अगर हम ज्यादा पौधे लगाएंगे तो। अधिक ध्वनि होने से बहरापन होने का खतरा होता है, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा ऊंचा साउंड होगा तो बहरा हो सकता है व्यक्ति। मिट्टी का कटाव रोकने से नदियों के पास वन सुरक्षित रहते हैं। बिल्कुल, अगर हम मिट्टी का कटाव रोकेंगे तो वन सुरक्षित रहेंगे, मिट्टी का कटाव नहीं रोकेंगे तो वन भी उसके अंदर ही आ जाएंगे, मिट्टी कट जाएगी तो ये कुछ ठीक गलत थे जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा मकसद यही है कि मैं आपकी हेल्प प्रोवाइड कर सकूं आपको, आपका जो भी एग्जाम है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। कोई भी इंप्रूवमेंट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप बताते रहना, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है चैनल पे, जाके वो विजिट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के नाम लिखें। तो आपको पता है कि वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, भू प्रदूषण होता है, तो ये सारे ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट है एनसीसी कैडेट प्रदूषण रोकने के लिए किस प्रकार अपना दायित्व पूरा कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम अपना प्रदूषण रोक सकते हैं। एनसीसी कैडेट किस तरीके से हेल्प कर सकता है? कल कारखानों में वायु शोधक यंत्र लगाना चाहिए, उनको कहें जाके। कारखानों की चिमनियां ऊंची होनी चाहिए, ये हम अवेयर कर सकते हैं। सड़कों तक के किनारे तथा खाली स्थानों पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं जिससे एनवायरमेंट शुद्ध हो। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए शोरगुल पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। मनुष्य एवं जानवरों के जो शव होते हैं, कूड़ा करकट होते हैं, उन्हें पानी में ना डालें, और कोई डाल रहा है तो उसको भी मना करें। इस तरीके से हम इस चीज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है भाई कंपास का नाम तथा 10 हिस्सों के नाम लिखो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम में श्योर शॉट आने वाला है, इसको चाहे वैसे भी नोट डाउन कर लो आप, हर बार आता है। कंपास का जो पूरा नाम होता है वो होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A, ये इसका पूरा नाम होता है। इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो है, मैंने हर टॉपिक पे बनाई है वैसे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। टंग होता है, टंग नोच होता है, हेयर लाइन, डायरेक्शन मार्क, लिड, ग्लास विंडो, प्रिज्म केस, क्लैंपिंग स्क्रू और सेटिंग वेन। एक्सप्लेन किया मैंने उस वीडियो में, वैसे याद करना है तो यहां से कर लो, अदरवाइज ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कुछ संकेत बनाने हैं इनके, मेटल, रोड, फोर्ट, चर्च। ये आप एक काम करना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको इसका फोटो सेंड कर दूंगा जिसमें सारे के सारे सिंबल दे रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि व्हाट इज द फर्स्ट एड एंड इट्स नेसेसिटी। फर्स्ट एड आपको पता है, प्राथमिक उपचार। मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता तब तक उसको कुछ तो इलाज देना पड़ेगा ना, उसी चीज को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो बस यही होता है, किसी अचानक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को डॉक्टर या अस्पताल पहुंचाने से पहले दी गई चिकित्सा को हम क्या कहते हैं भाई? प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी रोगी की जान बचाई जा सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सांप काट ले तो रोगी को क्या उपचार दोगे? पहले तो काटे हुए स्थान के ऊपर रस्सी या फीते से हल्के हाथ से बांध दे, पानी से अच्छी तरह से धोएं, मरीज को अनावश्यक हिलने डुलने ना दें, कटे हुए स्थान पर ब्लेड का चीरा लगाकर विषाक्त खूर को बाहर निकाल दें और जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। ये सारी की सारी चीजें हैं, पॉज करके आप वीडियो को पढ़ देना। इसमें मेरे ख्याल में कोई समझाने वाली बात नहीं है, जहां पे आएगी मैं आपको बता दूंगा। कुत्ते के काटने पे प्राथमिक उपचार क्या होता है भाई? टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, जहां पे काटा है उस जगह को साफ कर दो, चिकित्सक के पास ले जाओ। ये छोटी छोटी चीजें आप अपने आप भी लिख सकते हैं इसमें, और जितना आप अपने आप से बना के लिख के आएंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप और अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको करके जानी है, हाउ टू गेट ए ग्रेड इन दी एनसीसी एग्जाम, इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं चैनल को विजिट करके। वो क्या क्या चीजें थी जिसके द्वारा हमने ए ग्रेड प्राप्त की, बी सर्टिफिकेट में भी, सी सर्टिफिकेट में भी, आरडीसी किया, और ये सारी चीजें किस तरीके से हुई वो सारी मैंने समझा रखी हैं, तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज सेवा के क्या उद्देश्य होते हैं भाई? कैडेट के श्रम की प्रतिष्ठा की प्रशिक्षा देना, मतलब जो काम करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। कैडेट में सहयोग की भावना को पैदा करना और परस्पर सहयोग की भावना को पैदा करना, ये रीजन होते हैं। समाज सेवा से कैडेट को लाभ क्या होता है भाई? दिल में एक परोपकार की भावना आती है, त्याग की भावना आती है, उदारता की भावना आती है, दया होता है, उज्जवल भावनाओं का विकास होता है। कैडेट्स को नैतिक स्तर, भातृत्व की भावना,
और लीडरशिप के गुणों का विकास होता है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है, समाज सेवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी कैडेट किन किन सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं? तो बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आपको पता है ब्लड डोनेशन कैंप में हम पार्टिसिपेट करते हैं, साक्षरता अभियान हम चलाते हैं, दहेज विरोधी रैली चलाते हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, पोलियो अभियान में हम सहायता करते हैं, यातायात नियंत्रण में भी सहयोग देते हैं, तो हर चीज में हेल्प करते हैं। वट ऑल सोशल सर्विस कैन एनसीसी कैडेट डू इन देयर ओन नेबरिंगहुड? अपने मोहल्ले में हम क्या समाज सेवा कर सकते हैं? साफ सफाई रख सकते हैं, सबसे बड़ी सेवा है। पेड़ पौधे लगा सकते हैं, सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, लोगों को साक्षर कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम मोहल्ले में अगर करते हैं तो एक अच्छे तरीके से हम देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो एक चीज होती है, हाँ क्योंकि हम एनसीसी से हैं तो हम पैसिनेटेड होते हैं कि हाँ हमको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है, आर्मी में लगना है और ये सारी चीजें, वो चीजें ठीक है। लेकिन जब तक आप नहीं लगते हो, जब तक आप अपने कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करो देश के लिए। देश सेवा का मतलब सिर्फ आर्मी में लगना नहीं होता, हाँ हालांकि वन ऑफ द रीजन होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं करने को, ये सारी हैं। नेक्स्ट भाई, उप महानिदेशक द्वारा एनसीसी को कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं? तो पैरासेलिंग होता है, पर्वतारोहण, माउंटेन क्लाइंबिंग जिसको हम कहते हैं, नौकायान, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, पैरास्लीदरिंग होता है, पैरासेलिंग होता है, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, यहाँ पे नौकायान हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं। राइफल मतलब शूटिंग के लिए। नेक्स्ट देखो भाई, साइकिल अभियान की योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाई मान लो हम कोई साइकिल एक्सपीडिशन तैयार कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे? तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जिस रास्ते पे कर रहे हैं वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं होना चाहिए, गांवों को अभियान से जोड़ना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाए। रास्ते को देखते हुए विश्राम स्थल भी चयन करना चाहिए, भाई किसी को कोई दिक्कत हो गई है, चोट लग गई है तो वो साइड में बैठ के ऐसी कोई जगह भी होनी चाहिए। तो ये पहले प्रॉपर मैनेजमेंट करना है और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, साइकिल एक्सपीडिशन की शुरुआत करेंगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम मैप रीडिंग? मैप रीडिंग से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? भाई हमें पता लग जाता है किसी लोकेशन का, पास में कोई मंदिर है, कोई किला है, कोई गांव है, कोई मस्जिद है, हमारी लोकेशन क्या है, हम किस तरीके से अपने रास्ते को ढूंढ सकते हैं, हमारे डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हेल्प होती हैं हमारी। नेक्स्ट है, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्थ जो होते हैं, नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक ट्रू नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, और तीसरा कौन सा होता है, जो नॉर्थ वास्तव में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ट्रू नॉर्थ को ही वास्तविक नॉर्थ हम कहते हैं, एक चुंबकीय नॉर्थ होता है और एक ग्रिड नॉर्थ होता है, ठीक है भाई। ये यहाँ पे ट्रू और वास्तविक एक ही लिख दिया, एक ग्रिड नॉर्थ हो गया, ये तीसरा है ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक नॉर्थ, चुंबकीय नॉर्थ यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ, ये 3 प्रकार के नॉर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बियरिंग कितने प्रकार की होती है? बियरिंग जो होती है वो बियरिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो फॉरवर्ड बियरिंग होती है और दूसरी कौन सी होती है, बैक बियरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चोटी किसको कहते हैं? पहाड़ की जो सबसे ऊंची जगह होती है उसको चोटी कहते हैं। डिफाइल, डिफाइल किसको कहते हैं? 2 पहाड़ियों के बीच से जो गुजरने का रास्ता होता है ना, उसको हम डिफाइल कहते हैं। नोल किसको कहते हैं? अकेले पहाड़ी जो कि पहाड़ से थोड़ी दूर है, पहाड़ है, पहाड़ से दूर कोई छोटी सी पहाड़ी है, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। और ड्यून, ड्यून होते हैं मतलब रेत के टीले, जैसे रेगिस्तान के अंदर जो रेत हवा चलती है और फिर रेत इकट्ठी रहती है और वो एक जो टीले बन जाते हैं उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हेन डू यू फाइंड डिस्टेंस मोर देन एक्चुअल? जो किसी भी चीज की दूरी है वो मोर देन एक्चुअल जितनी है उससे ज्यादा कब दिखाई देती है? तो उसके कुछ रीजन हो सकते हैं। ये फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट के क्वेश्चन आ गए अब, ठीक है। पहली बात तो प्रकाश कम हो तो हमको पता नहीं लगेगा, देखने वाले की आंख के सामने सूर्य हो तब भी पता नहीं लगेगा, घाटी से होकर देखेंगे तो भी हमको ज्यादा दिखाई देगी, और बीच में अगर दबी हुई जमीन है, कोई डेड ग्राउंड आ गया बीच में, तब भी हमको जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल से ज्यादा दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? भाई सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट है, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सेक्शन होते हैं, सेक्शन फॉर्मेशन होता है। एक सेक्शन कितने का होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई मेरे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अम्बुश जो होती है ना वो किसे कहते हैं? एम्बुश पता है क्या होती है? एम्बुश मान लो एक तरीके से हम छिपके और अचानक से जब हमला करते हैं किसी पे, दुश्मन पे, तो उसको एम्बुश बोलते हैं। क्या हो गया? एम्बुश किसे कहते हैं? चलते हुए या अल्पकालिक ठहरे हुए दुश्मन पर छिपी हुई जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना क्या कहलाता है? एम्बुश कहलाता है। अब ये पूछ सकते हैं कि एम्बुश होता कितने प्रकार का है? तो एम्बुश कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं वे 2 प्रकार? एक तो मौके का, भाई हमको पता नहीं था पहले, एकदम से दुश्मन आ गया,
मौके से एम्बुश कर दिया, और एक पहले से हमने प्लान बना रखे थे, उस प्लान के द्वारा हमने एम्बुश करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इनको भी अगेन एक्सप्लेन करना है। पहली बार डिपार्चर लाइन क्या होती है? डिपार्चर, जहां से ट्रेन डिपार्चर करती है उसको डिपार्चर पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही जहां से सेना आक्रमण के लिए आगे बढ़ती है तो जिस पॉइंट से बढ़ रही है उसको डिपार्चर लाइन कह देंगे। एच आवर, एच आवर क्या होता है? देखो एच आवर जो होता है ना वो आक्रमण करने का समय होता है, भाई इस टाइम पे आक्रमण करना है, उसको एच आवर कहेंगे। असेंबली एरिया, असेंबली एरिया वहां होता है वह जगह जहां पर आक्रमणकारी दस्ते अंत में अपनी सब यूनिटों के साथ मिलते हैं। ऐसे होता नहीं, हम किसी ऑपरेशन के ऊपर जाते हैं, वहां पे जाके आक्रमण कराए, दुश्मन की पोस्ट को तबाह कर दिया, तो वापस आके एक पॉइंट होता है, भाई यहाँ पे आके मिलेंगे सारे, तो वो जो पॉइंट होता है उसको असेंबली एरिया कहते हैं। बाउंड क्या होता है? युद्ध के समय कमांडर को उसकी सेनाओं की गति पर अच्छा नियंत्रण करने में सहायता देती है, उसको हम बाउंड कहते हैं। और फर्म बेस क्या होता है? वह सुरक्षित जगह जहां पर रिजर्व फोर्स कमांडर के प्लान को लागू करती है, उस जगह को क्या कहा जाता है? फर्म बेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक इन्फेंट्री प्लाटून में कौन कौन से हथियार होते हैं, नफरी कितनी होती है, सेक्शन कितने होते हैं? नफरी गिनती को कहते हैं, ठीक है, काउंटिंग को हम क्या कहते हैं? नफरी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पूछ रखी है इन्फेंट्री के अंदर? तो यहाँ पे हथियार देख लो, पहले राइफल होता है, एलएमजी होती है, स्टेन गन होता है, 2 इंच मोर्टार होता है। एक प्लाटून में हेडक्वार्टर व 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है, और इसमें एक जेसीओ होता है, जेसीओ आपको पता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, इसकी फुल फॉर्म होती है, और 6 अदर होते हैं, 6 इसके अलावा। और सेक्शन की नफरी कितनी होती है? 10। टोटल काउंटिंग कितनी होगी? 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक इन्फेंट्री बटालियन में एमटी कौन सी कंपनी में होती है तथा मोटर प्लाटून कौन सी कंपनी में होती है? भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने का है कि जो एमटी और मोटर प्लाटून होती है ना वो हेडक्वार्टर कंपनी में होती है, और कुल कंपनी कितनी होती है? 5 कंपनी होती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, और आगे भी आने के पूरे पूरे चांस है इसके, तो आपको याद रखनी है भाई ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, सही गलत है। सेक्शन 2 आईसी के पास राइफल होती है? बिल्कुल होती है भाई, सेक्शन 2 आईसी के पास राइफल होती है। इन्फेंट्री सेक्शन में 12 मैन होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, सेक्शन में कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना है, ये गलत है। सेक्शन एज 12 लैंड हैंड ग्रेनेड, 12 हैंड ग्रेनेड होते हैं, हाँ 12 हैंड ग्रेनेड होते हैं, 12 पर्सन नहीं होते। एक एलएमजी फर्स्ट लाइन कम्युनिकेशन 12 राउंड होते हैं, 1200 राउंड, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट देखो भाई, सेक्शन कमांडर नायक होता है? नहीं, नायक रैंक का नहीं होता है। एक जवान के पास लड़ाई में राइफल में भरे हुए 5 मैगजीन होते हैं? गलत है भाई ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे एलएमजी का जो रेगुलेटर होता है वो 3 सेट ऑन 3 इन एंटी एयरक्राफ्ट रोल। जब एंटी एयरक्राफ्ट रोल में हम एलएमजी को यूज कर रहे हैं, हवाई जहाज में फायर करते समय एलएमजी का गैस रेगुलेटर 3 पर सेट होता है, ये भी गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनडीए कहां पे है? नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है, पुणे महाराष्ट्र की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी पूछा जाए, आपको पता होगा देहरादून में स्थित है। इंडियन नेवल एकेडमी पूछा जाए तो एजीमाला में स्थित है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी पूछा जाए तो दुंडीगल में स्थित है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज लोकेटेड कहां पर है? पुणे में है। ओटीए कहां पे है? ओटीए चेन्नई में है। गया वाली अभी अभी हाल ही में बंद करने की बात चल रही थी, तो आपको ध्यान रखनी है भैया वाली बातें भी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आ गया, मैंने अभी बताया देहरादून में है। डब्ल्यूओटीए, डब्ल्यूओटीए की फुल फॉर्म होती है वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये ग्वालियर में है भाई। आर्मी एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर है? पंचमढ़ी में है। पंचमढ़ी कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय सेना को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय सेना को 3 भागों में बांटा गया, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। आपको पता है ये तीनों की तीनों हमारी सेनाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपको सारे के सारे युद्ध के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन पहले से ही पक्का डिफेंस लेकर अपने एरिया पर बैठ गया था, जिसको हमारी सेना ने पता लगाकर पीछे से खदेड़ दिया। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कारगिल वार कब हुआ था। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपकी क्लास के लिए या आपके एग्जाम के लिए कि इंडियन आर्मी की कितनी कमांड है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो 6 कमांड है, ठीक है। और उनका हेडक्वार्टर कहां पे है? ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पूछ लेंगे। उत्तरी कमांड का यानी कि नॉर्थ जो कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो उधमपुर में। पूर्वी का कहां पे है? कलकत्ता में। दक्षिण कमांड का कहां पे है? चंडी मंदिर, ठीक है, ये दक्षिणी का है। पश्चिम कमांड का कहां पे है? पूना में। सेंटर कमांड का कहां पे है? लखनऊ में है। और ट्रेनिंग कमांड कहां पे है? महू में है, ठीक है। ये चंडी मंदिर चंडीगढ़ के पास पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेल्फ डिफेंस से आप क्या जानते हैं और ये क्यों जरूरी है? सेल्फ डिफेंस क्या होता है? आत्मरक्षा होती है। अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हमको सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए ना,
बस इसीलिए ये जरूरी है। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है अपने आप की रक्षा करना। जब जवान के पास कोई हथियार नहीं होता तब लड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। हमको पता होना चाहिए भाई अगले बंदे का हम किस तरीके से मुकाबला कर सकते हैं, कोई भी जो दुश्मन है। नेक्स्ट है, निहत्थी लड़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है। मान लो हमारे हथियार, हमारे पास फायर खत्म हो गई है, गोलियां खत्म हो गई हैं, फिर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। पहली बात तो उससे में हमला करना जब वह बेखबर हो, अटैक करना अचानक एम्ब्यूश की तरह। दूसरा, फुर्ती से हमला करो, ठीक है, हरकत नहीं दिखानी उस टाइम पे। हमले में पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि बनना तो वैसे भी कुछ नहीं है, हथियार तो है नहीं, तो अपना जो जोर है वो पूरा लगा दो। अपना काम सफाई से करो, बिल्कुल एक्यूरेटली करो, बंदा खत्म हो जाए। बचाव के बाद हमले की कार्यवाही करना, झांसा देना उसको किसी ना किसी तरीके से, अचानक वार करना और पहले पहल करना। पहल करने का मतलब क्या होता है, इनिशिएट करना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये पूरे का पूरा पेपर हमने सोल्व किया। मैंने कोशिश किया कि कम से कम टाइम में करा दूं ताकि आप इसकी बार बार रिवीजन कर सके। मैं कभी कहता नहीं हूं ये शेयर सब्सक्राइब करने वाली चीजें, लेकिन बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिसका भी एग्जाम है ना उसको ये शेयर जरूर कर देना ताकि उसकी हेल्प हो सके, ठीक है। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।